सो 12 के स्टूडेंट्स हो जाओ तैयार, क्योंकि आज से शुरू होने जा रहा है आप लोग के लिए इस चैनल पे 12th स्टैंडर्ड के इंग्लिश के धमाकेदार वीडियोस के आने का सिलसिला। जी हाँ दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 12वीं के बोर्ड एग्जाम स्टूडेंट्स की। और अब जैसा कि जानते हो कि पहला पेपर 11 फरवरी के दिन आप लोग का है इंग्लिश का पेपर। और जैसा मैंने कमिटमेंट दिया था कि 8 तारीख 9 तारीख और 10 तारीख ये जो 3 दिन है, इस 3 दिन में आपको बहुत सारे बेहतरीन वीडियोस आपको बना के दूंगा और कोशिश करूंगा लाइव भी आने की। लेकिन ये वीडियोस के फॉर्म में कई सारी ऐसी इंपॉर्टेंट चीजें आपको प्रोवाइड करूंगा जो आपको बहुत हेल्प करेगा आपके इंग्लिश एग्जाम को बेहतरीन तरीके से देने में। तो आज क्या लेकर आया हूं? आज लेकर आया हूं आपके लिए इंग्लिश का एक स्ट्रैटेजी, जिसमें हम पूरे इंग्लिश के पेपर पैटर्न को समझेंगे। जो बच्चे को पता ही नहीं है कि इंग्लिश का पेपर आता कैसा है, क्वेश्चन नंबर 1A क्या होता है, 1B क्या होता है, डू एज डायरेक्टेड का मतलब क्या होता है, लैंग्वेज स्टडी को क्या बोलते हैं, स्पॉट द एरर क्या होता है, ये इतने सारी अलग अलग चीजें हैं, राइटिंग स्किल्स में क्या क्या होता है, वो सब चीज का ओवरव्यू आज एक ही वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं। तो जो बच्चे को कुछ भी इंफॉर्मेशन नहीं है, या फिर अगर इंफॉर्मेशन है भी, तो इस वीडियो को वो पूरा का पूरा एंड तक देखना, तो सारे डाउट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। और बहुत सारे एग्जांपल्स भी लेकर आया हूं जो कि प्रीवियस ईयर के हैं। बहुत सारे ऐसी चीजें जो हो सकता है कुछ रिपीट हो जाए, और हो सकता है उसके माध्यम से आपको जो पैटर्न है कि कैसे क्वेश्चंस पूछ सकते हैं वो आपको क्लियर हो जाए, समझ में आ जाए। ठीक है, तो आपको बस एक काम करना है, इस वीडियो को लाइक कर देना है, अच्छा अच्छा कमेंट कर देना है, और इस वीडियो को 1.5 की स्पीड पे लगा देना है अगर आप फास्ट फॉरवर्ड तरीके से देखना चाहते हो। तो फटाफट से तैयार हो जाओ और कुर्सी की पेटी टाइटली बांध लो, क्योंकि अब ये जो आधे घंटा होने वाला है, इसमें इतनी चीजें देखेंगे कि आप सोच भी नहीं सकते, तो मजा आएगा। और इस वीडियो के बाद भी कंटिन्यूस हमारे इसी चैनल पे आके चेक करते रहना वीडियो सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे इंग्लिश के वीडियोस आपको मिलेंगे एंड हिंदी के भी बहुत सारे वीडियोस ऑलरेडी हमने रिकॉर्ड करके डालना शुरू कर दिया है। तो क्योंकि इंग्लिश के पेपर के बाद हिंदी के लिए भी टाइम नहीं मिलेगा, तो वो भी आप पहले से ही देख के रख लो, बहुत सारी चीजें काम आएगा, और नोट्स बना के चलना। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखो, तभी तो पता चलेगा हमने वीडियोस अपलोड किया। तो फटाफट से कर देना और शेयर कर देना सभी लोग। ठीक है, चलो शुरू करते हैं हमारा टॉपिक आज का, जो कि होने वाला है एक स्ट्रैटेजी वीडियो। और इसमें हम बात करेंगे कि कैसे आप 80 मार्क्स का जो आपका इंग्लिश का पेपर होता है बोर्ड एग्जाम में, उसमें एटलीस्ट 60 प्लस मार्क्स कैसे स्कोर कर सकते हैं, इसके बारे में हम ध्यान में रखेंगे। तो बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करके रख लो, क्योंकि वहां पे भी बहुत सारे वीडियोस हम शेयर करेंगे जो आपको हेल्प करेगा। ठीक है, तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू अगर मैं बात करूं, तो सबसे पहला जो बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो होता है क्वेश्चन नंबर 1A। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है, इसमें कैसे क्वेश्चन पूछते हैं थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। तो पहला जो क्वेश्चन होता है ए वाला, वो होता है एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, मतलब 6 क्वेश्चन आते हैं, इसका वेटेज होता है 12 मार्क्स। यानी पहले क्वेश्चन का जो ए कैटेगरी है वो आपका सेक्शन 1 जो टेक्स्ट बुक का है, जो कि आपको पता ही है पूरा का पूरा पैसेज बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं इन सेक्शन के अंदर। तो जो आपका सेक्शन 1 है, जो आपके टेक्स्ट बुक में अगर आप देखोगे, तो उन सेक्शन 1 में जो भी आपके चैप्टर्स है, लेसन्स दिए हुए हैं, उनको आप थोरोली रीड कर लेना। रीड करना मतलब क्या होता है, एक बार नजर घुमा लेना, क्योंकि उन्हीं में से आपका जो पैसेज है, जिसको हम सीन पैसेज भी बोलते हैं, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सीन पैसेज भी बोलते हैं, वो बनेगा। क्या बनेगा? सीन पैसेज बनेगा। तो आपको वो जो जितने भी सेक्शन 1 के चैप्टर्स है एक बार रीड करके जाना है, जिससे आपको समझ में आ जाए। अब क्वेश्चंस बनता कैसे, जैसे हो सकता है A1 जो पहला कैटेगरी का क्वेश्चन है, पहला A1 क्वेश्चन जो आता है फर्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी का, वो ट्रू और फॉल्स आ जाए। हो सकता है दूसरा क्वेश्चन रीअरेंज या फिर मैच द पेयर आ जाए। कोई क्वेश्चन दिया रहेगा जिसमें आपको पूछा रहेगा कि ये स्टेटमेंट है, मुझे बताओ पैसेज के हिसाब से ये क्वेश्चन सही है गलत है, तो ट्रू रहेगा तो ट्रू लिखना, फॉल्स रहेगा तो फॉल्स। एक क्वेश्चन दिया रहेगा, उसके ऑर्डर्स अलग अलग रहेंगे, उसको आपको अरेंज करना पड़ेगा। या तो मैच द पेयर में 2 कॉलम दिया रहेगा और आपको बोला रहेगा प्रॉपर तरीके से मैच करके दिखाओ। मैं अभी थोड़ी देर में आपको एग्जांपल बताता हूं कि 2022 में, 23 में, 24 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, वो एग्जांपल बताऊंगा। A3 में थर्ड क्वेश्चन में पूछ सकता है कि आपको कोई पर्टिकुलर चीजें दी रहेगी और आपको बोला रहेगा कि पैसेज में देख के इस चीज को गेस करो। ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ स्टेटमेंट दिया रहेगा और आपको बोलेगा इसको जस्टिफाई करो या फिर गिव रीजन दो, मतलब एक क्वेश्चन है उसका गिव रीजन दो, तो ये रीजन आ सकता है। इसके अलावा चौथा जो क्वेश्चन आता है वो पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन है, मतलब एक टॉपिक दिया रहेगा और आपको बोलेगा कि आपकी क्या राय है उसमें, आप अपने एंड से आपके थॉट प्रोसेस से क्या लिख सकते हो, तो पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन आ सकता है। A5 में डू एज डायरेक्टेड क्वेश्चन आता है, जो कि लैंग्वेज स्टडी का ही पार्ट है, और आपको पता है डू एज डायरेक्टेड में बहुत सारी ऐसी चीजें आती है जो ग्रामेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू होती है। और छठा क्वेश्चन में वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जिसमें आपको मैच द पेयर भी पूछ सकता है। मीनिंग सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं कि राइट मीनिंग फ्रॉम पैसेज, वो हो सकता है एंटोनिम्स यानी अपोजिट, सिनोनिम्स यानी सेम मीनिंग वाली चीजें आ सकती है। तो चलिए नजर डालते हैं कि कैसे क्वेश्चंस बनते हैं। तो चलो आ जाओ। सबसे पहले मैंने बात किया था ट्रू और फॉल्स की। तो चलो ट्रू और फॉल्स कैसे आ सकते हैं। देखो ये 2024 में पूछा हुआ क्वेश्चन है कि आपको क्वेश्चन पूछा था पैसेज में से ही रहेगा, मतलब आपका जो क्वेश्चन पूछा रहेगा वो कहीं ना कहीं पैसेज में लिखा हुआ रहेगा, तो आपको बस पैसेज में ढूंढने आना चाहिए और आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि राइट ट्रू और फॉल्स, ठीक है। अ ट्रैवलर में सिंक इन लव विथ हिज ट्रैवल मेमोरीज। क्या बोल रहा है कि ट्रैवलर में सिंक इन लव विथ हिज ट्रैवल मेमोरीज। मेमोरीज से
उसके ट्रैवल से वो क्या कर रहा है, लव में सिंक हो सकता है। तो ये क्वेश्चन है, तो आपने पैसेज में ढूंढना, हाँ ये स्टेटमेंट तो लिखा हुआ है, मतलब ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। और अगेन मैं पीछे जाऊं और आपको बताऊं, तो जैसे मैंने क्या बोला आपको कि ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है, ये 12 मार्क्स का क्वेश्चन पूछता है, जिसमें 6 क्वेश्चन होते हैं। तो हर एक क्वेश्चन का वेटेज कितना हो गया, 2-2 मार्क्स, मतलब ये क्वेश्चन 2 मार्क्स, ये भी क्वेश्चन 2 मार्क्स, 2 मार्क्स, पर्सनल रिस्पॉन्स 2 मार्क्स, यूएस डायरेक्टेड 2 मार्क्स, ये भी 2 मार्क्स, ठीक है। और जैसे मैंने ट्रू और फॉल्स बोला तो 2 मार्क्स का है, लेकिन मैंने एग्जांपल क्या बताया आपको, एक ही एग्जांपल बताया। तो ऐसे 2 क्वेश्चन हो सकते हैं ट्रू और फॉल्स के, जो एक एक मार्क्स के हिसाब से 2 मार्क्स आपको देके जाएंगे। तो ये लास्ट ईयर पूछा हुआ एक एग्जांपल है जो मैंने आपको बता दिया। सेम दूसरा क्वेश्चन मैंने क्या बोला कि आपको हो सकता है मैच द पेयर के रूप में कुछ आ जाए। तो देखो ये मैच द पेयर 2024 में पूछा हुआ है। तो एक कॉलम में नैरेटर, कैमस, ईशरवुड, ट्रैवलर दिया हुआ है, दूसरे कॉलम में ये सब चीज दिया हुआ है। तो आपको बस बताना है कि कौन किसके साथ कनेक्ट करे, ठीक है। तो आपको स्टेटमेंट को सही करके लिखना है। जैसे नैरेटर है, तो नैरेटर क्या है, तो नैरेटर जो था वो इन लव था विद हिज मेमोरीज। और अभी देखा हमने कि जो ट्रैवलर था वो एक तरीके से नैरेटर भी है, तो वो लव में है, ट्रू स्टेटमेंट है ऑब्वियसली, तो नैरेटर का आ जाएगा ये। इस प्रकार से मैच मत करना आप लोग, पूरा कॉलम ए का और कॉलम बी का ऐसे डैश मार के लिखना कंटिन्यू में। ये तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं कि किसका क्या आंसर आएगा। तो इसका आंसर ये हो गया। दूसरा है कैमस, तो कैमस का क्या आ जाएगा, बताओ मुझे, दैट इज फियर गिव्स वैल्यू टू ट्रैवल, ठीक है। फिर ईशरवुड का आइडियल ट्रैवल शुड बी लाइक ए क्राइम स्टोरी, ये इसका आ जाएगा। और चौथा ट्रैवलर, जो कि होता है हमेशा हैप्पी मूव्स के दौरान, तो ट्रैवलर का क्या आएगा, ये वाला, दैट इज मूव्स हैप्पी विथ ऑन मूव्स। तो आपको इस तरीके से मैच को, मतलब दोनों कॉलम्स के पर्टिकुलर एक ए कॉलम का बी कॉलम को मैच करके सामने सामने लिख देना है, जैसा आप हमेशा लिखते हैं। ये तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप 12वीं में हो कि मैच द पेयर का आंसर कैसे लिखा जाता है। तो ये चीजें आ सकती है, मतलब ऐसे क्वेश्चन ही आपके क्वेश्चन नंबर 1A2 के कैटेगरी में, यानी फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड क्वेश्चन के तौर पे पूछ सकता है। फिर अगर मान लो गिव रीजन पूछ लिया, जस्टिफिकेशन पूछ लिया, तो क्वेश्चन कैसा आ सकता है कि वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी बिकॉज, हम लोग स्क्रूटिनी के ऑब्जेक्ट्स है। क्यों, क्योंकि ट्रैवलर क्या बोलता है इस पर्टिकुलर लेसन में, ट्रैवलर क्या बोलता है कि ट्रैवलर कंज्यूम्स न्यू कल्चर एंड एनवायरनमेंट। क्योंकि जैसे जैसे आप ट्रैवल करोगे, जैसा एक स्टेटमेंट था आमिर खान का, वो क्या बोलता था कि पैक योर बैग्स एंड निकल जाओ पूरे देश दुनिया घूमने के लिए। इवन हमारा इंडिया भी अगर घूमोगे, भले ही आप कश्मीर से चालू करो तो कन्याकुमारी तक पहुंचे 6 महीने के अंदर, और पूरा खुद से ही एक्सप्लोर करोगे, तो बहुत सारी वैल्यूज, बहुत सारे इंफॉर्मेशन, बहुत सारे कल्चर्स, बहुत सारे एनवायरनमेंट आपको देखने मिल जाते हैं और बहुत सारे नॉलेज आते हैं। तो यहां पे ट्रैवलर भी यानी नैरेटर भी वही बात कर रहा है कि इट कंज्यूम्स कल्चर्स एंड एनवायरनमेंट एंड मेकिंग देम सब्जेक्ट्स ऑफ ऑब्जर्वेशन, हम ऑब्जर्व करते हैं। तो ये क्या हो गया, उसका जस्टिफिकेशन हो गया, गिव रीजन हो गया कि वी आर ऑब्जेक्ट्स ऑफ स्क्रूटिनी। क्यों ऐसा है, क्योंकि हम क्या है, कंज्यूम करते हैं किसको, कल्चर्स को, किसको, इन्वायरमेंट को, जिससे हमारी ऑब्जर्वेशन करने की क्षमता बढ़ती है और हम बहुत सारी चीजों को ऑब्जर्व करके सीख पाते हैं। तो ऐसे गिव रीजन के क्वेश्चन आ सकते हैं, समझ में आ रहा है। इसके अलावा क्या बोला मैंने कि गिव रीजन आ सकता है, पर्सनल रिस्पॉन्स के क्वेश्चन आता है, वो तो कोई भी हो सकता है, एक टॉपिक दिया रहेगा, आपको बुलाएगा कि इसके ऊपर आपका क्या विचार है, ठीक है ना। हो सकता है कि आपको ट्रैवलिंग के बारे में क्या विचार है, कहां कहां ट्रैवल करना चाहिए, आप लिख दो अपने ओन वर्ड में, जो भी 40-50 वर्ड्स का जो भी आपको दिया रहेगा वो आपको लिखना है। डुएस डायरेक्टेड के लैंग्वेज स्टडी भी के क्वेश्चन आ सकते हैं। यहां पे देखो लैंग्वेज स्टडी के कैसे क्वेश्चन आते हैं। डुएस डायरेक्टेड एक क्वेश्चन है, आई वुड कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। आपको बोल रहा है कि इस क्वेश्चन को रीराइट करना है यूजिंग यूज्ड टू, यूजिंग द वर्ड यूज्ड टू। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, मैंने यहाँ पे ऑप्शन मेंशन नहीं किया, लेकिन आपको एक पेपर में आपके 4 ऑप्शंस दे देंगे, वो चारों में से एक सही जवाब चूज करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा कि आई यूज्ड टू कम, आई वुड कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं आई यूज्ड टू कम बैक टू माय अपार्टमेंट इन न्यूयॉर्क। तो इस तरीके से आपने आंसर लिखा, 1 मार्क्स 2 मार्क्स का जो भी क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाएगा। इसके अलावा कुछ ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जैसे फाइंड आउट वर्ड्स फ्रॉम पैसेज विच मीन, यानी सेम मीनिंग वाले सिनोनिम्स के तौर पे। तो आपको बोला था यहाँ पे कि रेमिनिसेंस, तो रेमिनिसेंस का मतलब होता है मेमोरी, तो वो लिख दिया आपने पैसेज में से ढूंढ के। फिर एक था एक्सेलरेशन, ठीक है, एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन नहीं है, एक्सेलरेशन बहुत सारे लोग एक्सीलरेशन भी पढ़ते हैं इसको। तो इसका मीनिंग होता है एक्सटेसी। एक्सटेसी का मतलब होता है एक फीलिंग ऑफ स्टेट ऑफ ग्रेट हैप्पीनेस। जब इंसान बहुत ज्यादा किसी चीज से बहुत खुश होता है ना, और खुशी में रहता है, एंजॉय में रहता है, तो उस वर्ड को एक्सटेसी बोलते हैं। तो वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो ऐसे क्वेश्चंस 2024 में, यानी जस्ट आपके पिछले साल 2024 के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो मैंने आपको बताया कि देखो पहले क्वेश्चन ए में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। इसके अलावा और पीछे जाएंगे, यानी 2023 वगैरह में जाएंगे, तो आपको देखने मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन, जैसे क्वेश्चन डुएस डायरेक्टेड में पूछा था कि मेन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। इसको बोल रहा है कि मेक इट सिंपल, ये इतना कॉम्प्लेक्स स्टेटमेंट है, उसको सिंपल बनाना। क्या बोल रहा है कि मेन हु स्मैश विंडोज डू नॉट रिमेन टू चैट विद द पुलिस, यानी कि जिसने खिड़की तोड़ी है वो पुलिस से चैट थोड़ी करेगा, इस प्रकार का स्टेटमेंट है। इसको सिंपल कर लिया कि मैन स्मैशिंग विंडोज डोंट रिमेन टू चैट विद द पुलिस। हमने इस तरीके से लिख दिया, 2 मार्क्स का आपको वेटेज मिल जाएगा इस पर्टिकुलर
क्वेश्चन को आंसर करने का। फिर मैच द पेयर अगर और भी पूछ सकता है, जैसे मैंने बोला कि आखिरी क्वेश्चन में भी मैच द पेयर कभी कभी पूछता है। जैसे ये जो वोकैबुलरी है इसमें अगर मीनिंग नहीं पूछा, या फिर ये जो फर्स्ट क्वेश्चन था रीअरेंज वाला नहीं पूछा, तो मैच द पेयर पूछ सकता है। तो मैच द पेयर का मैंने एक एग्जांपल तो बता दिया। एक और एग्जांपल इस तरीके से है कि एक कॉलम में ये दिया, एक कॉलम में दिया, तो गिबरिश का मीनिंग क्या होता है? मीनिंगलेस पिच, ठीक है। फिर एनहांसमेंट, तो एनहांसमेंट का क्या आएगा इसमें? एनहांसमेंट का मैजिक। उसके बाद अरेस्ट, अरेस्ट का मतलब क्या होता है? नैप करना, पकड़ना। उसके बाद पिचड, पिच का मतलब होता है थ्रू करना। तो इस प्रकार से आपको मीनिंग ढूंढना है पैसेज से, और इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि जब आप जो भी चैप्टर्स आपके टेक्स्ट बुक में है उसको एटलीस्ट एक बार रीड करके चले जाना, और जहां जहां आपको बहुत ज्यादा हार्ड वर्ड लग रहे हैं ना, उसका मीनिंग डिक्शनरी या फिर गूगल से ढूंढ के वहां पे लिख लो। जब आप रीड करोगे तो बहुत सारी चीजें दिमाग में छप जाएगी, जिससे आपको ये इंग्लिश के पेपर में काफी हेल्प मिलेगा। तो ये है आपके लिए मेरी तरफ से एक बोनस टिप जो आप कर सकते हो, ठीक है। समझ में आ गया? आगे बढ़ जाते हैं। और डुअल डायरेक्टेड के और क्वेश्चन आ सकते हैं ऐसे, अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड। इसको क्वेश्चन बोला था राइट बिगिनिंग विद इफ, यानी इफ का स्टार्ट से, इफ को स्टार्ट करना है और फिर लिखना है। तो इफ यू हैव कॉन्फिडेंस यू विल गेट सक्सेस, मतलब इसी क्वेश्चन को हमने इफ से स्टार्ट किया। पहले क्या बोला था? अनलेस। तो अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट यू विल नॉट सक्सीड, जब तक आप कॉन्फिडेंट नहीं होगे तब तक आप सक्सेसफुल नहीं बनेंगे। तो यहां हमने इफ से स्टार्ट किया कि इफ यू आर नॉट कॉन्फिडेंट, इफ यू हैव कॉन्फिडेंट। यहां पे क्या था? अनलेस यू आर कॉन्फिडेंट। यहां पे आपने लिखा कि अगर आपके पास कॉन्फिडेंस है तो आपको ऑब्वियसली सक्सेस मिलेगा। तो इस प्रकार से हमने चेंज करके स्टेटमेंट लिख दिया इफ से स्टार्ट करके, तो ये आपको मिल जाएगा। यहां पे स्पॉट द एरर के क्वेश्चन आ जाते हैं। कहां पे आ जाते हैं? जैसे मैंने यहां पे बताया आप लोग को कि स्पॉट द एरर के क्वेश्चन बनते हैं। यहां पे किसमें बनते हैं? बी में। तो क्वेश्चन नंबर 1A जो था वो 12 मार्क्स का था, जिसमें 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। लेकिन आपका जो क्वेश्चन नंबर बी है, क्वेश्चन नंबर 1 का ही, क्वेश्चन नंबर 1 का ही चल रहा है, लेकिन बी पार्ट जो है वो पूरा डुअल डायरेक्टेड यानी लैंग्वेज स्टडी का क्वेश्चन आता है, जिसमें मैंने डुअल डायरेक्टेड के एग्जांपल बताया। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंस हो सकते हैं, जैसे मैंने बताया मेक इट सिंपल वाला एग्जांपल अभी बताया था। अब इसके अलावा B1 में तो वो आ जाएगा डुअल डायरेक्टेड, लेकिन B2 वाला क्वेश्चन होता है, उसमें स्पॉट द एरर का क्वेश्चन आता ही आता है, जो कि 1 मार्क्स के लिए आता है। तो एक क्वेश्चन आपको स्पॉट द एरर का क्वेश्चन नंबर 1 के B2 पार्ट में देखने मिलेगा ही मिलेगा। क्या देखने मिलेगा? स्पॉट द एरर। एग्जांपल देखते हैं, 2023 में 22 में पूछा हुआ था स्पॉट द एरर का कि ही प्रिस्क्राइब मेडिसिन अलोंग विद ए फ्यू एक्सरसाइजेस टू हिज पेशेंट। तो इसमें एरर क्या है? तो अगर आप देखोगे ही प्रिस्क्राइब नहीं हो सकता, ही प्रिस्क्राइब्स हो सकता है। तो प्रिस्क्राइब की जगह पे प्रिस्क्राइब्स लिख दिया। मेडिसिन की जगह पे मेडिसिन, क्योंकि एक ही मेडिसिन तो देगा नहीं, तो मेडिसिन हो सकता है। अलोंग विथ कभी भी साथ में नहीं होते, अलोंग विथ अलग अलग वर्ड है, तो अलोंग विथ अ फ्यू एक्सरसाइजेस टू हिज पेशेंट। तो इस प्रकार से आपने उसको एरर पहचाना और करेक्ट करके लिख दिया। तो ये कर सकते हो। और भी एग्जांपल्स है हमारे पास, देखो डुअल डायरेक्टेड के, जो पूछ सकते हैं कि व्हेन वी कैन एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली, क्या करना है? रीराइट यूजिंग द मॉडल ऑक्सिलरी, जो कि कंपल्शन बताएगा। तो वी कैन एक्सेप्ट है ना, लेकिन हमको कंपल्शन बताना है, मतलब कंपल्सरी वाला चीज होना चाहिए। तो कैन के जगह पे हम मस्ट यूज करेंगे, यू मस्ट हैव टू डू, मतलब करना ही है भाई। तो हम लोग क्या बोलेंगे? वी मस्ट एक्सेप्ट आवर लाइफ ग्रेसफुली। तो आप ये लिख सकते हो। इसके अलावा एज आई एंटर द पोस्ट ऑफिस द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद अ टेलीग्राम। इसको क्या करना है? बिगिन द सेंटेंस विद नो सूनर, मतलब नो सूनर से शुरू होना चाहिए। तो हम क्या लिखेंगे कि नो सूनर डिड आई एंटर द पोस्ट ऑफिस देन द पोस्ट मास्टर प्रेजेंटेड मी विद अ टेलीग्राम। तो इस प्रकार से आपने नो सूनर का यूज करके लिखा। समझ में आ रहा है? ये सब चीज समझा रहा हूं बस, ये प्रॉपर तरीके से ये पैटर्न, पेपर पैटर्न और स्ट्रैटेजी जो बता रहा हूं ना, ये एग्जांपल इसलिए बता रहा हूं ताकि आपको समझ में आए कि कैसे कैसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं, कैसे पूछे जाते हैं, ध्यान में रखना। नेक्स्ट, द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड। इसको क्या करना है? मेक इट ए रेटोरिकल, रेटोरिकल मतलब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बनाना है इसको। द मदर लुक्स आफ्टर हर चाइल्ड, तो हम लोग क्या बोलेंगे? डज द मदर लुक आफ्टर द चाइल्ड। हम लिखेंगे भाई क्या मदर उसकी बच्चों का ख्याल रखती है, देखती है कि नहीं। तो डज द मदर नॉट लुक आफ्टर द चाइल्ड, क्वेश्चन मार्क। तो ये चीज क्वेश्चन मार्क के तौर पे हम लिख सकते हैं। फिर स्पॉट द एरर का एक और क्वेश्चन है, देखो कि समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट, मतलब दिल्ली के इसमें जाओगे, समर के दिनों में दिल्ली जाओगे तो बहुत गर्मी होता है। मैं काफी जाता रहता हूं वहां पे, मेरी सिस्टर रहती है वहां पे। तो समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीमली हॉट, हम लोग लिख सकते हैं इसको किस तरीके से? सिंपल बना के और एरर फाइंड करने के लिए। क्या एरर था यहां पे? अगर आप देखोगे तो समर्स इन दिल्ली आर एक्सट्रीम हॉट नहीं होता, एक्सट्रीमली हॉट होता है। तो ये एक डिफरेंस था, एरर था, जो मैंने बता दिया। तो इस तरीके से आप अपना पहला क्वेश्चन नंबर 1A और क्वेश्चन नंबर 1B आप आराम से कर सकते हैं। तो अगर आप एक स्टूडेंट थे, यहां तक आपको मैंने समझाया कि कैसे कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो अगर आप एक स्टूडेंट हो तो क्या आप ऐसे बेसिक डुअल डायरेक्टेड नहीं कर सकते? थोड़ा प्रैक्टिस लगेगा, मीनिंग नहीं निकाल सकते, पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना, गिव रीजन करना, ये नहीं कर सकते, तो आराम से कर सकते हो। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 1A है जो 12 मार्क्स का है, मुझे बताओ कि क्या 12 में से आप इजीली 10 मार्क्स नहीं निकाल सकते? बच्चा बिल्कुल निकाल सकते हो। अगर आप एक एवरेज बच्चे हो तो भी आप 12 में से 10 मार्क्स निकाल सकते हो, क्योंकि यहां पे जो 6 क्वेश्चन है उसमें से 5 तो आप डेफिनेटली करेक्ट करके आओगे, इतनी मेरी गारंटी है। उसके अलावा मुझे बताओ यहां पे डुअल डायरेक्टेड कितने सिंपल आते हैं? तो आपने देखा यहां पे 3 में से 3 मार्क्स इजीली निकाल सकते हो। और ये स्पॉट द एरर तो यार कोई बच्चा भी कर लेगा, इतना इजी होता है एरर फाइंड आउट करना। तो यहां पे आराम से आप इतने मार्क्स स्कोर कर सकते हो। समझ में आ रहा है कि नहीं बच्चा? ठीक है, इसको दूसरे कलर से लिखते हैं हम लोग ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है।
चलो 10 मार्क्स और 1 मार्क्स लास्ट में बताऊंगा भी आपको कि कितने मार्क्स आप स्कोर कर पा रहे हो, ये भी बताऊंगा, ध्यान से देखना। आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1A और B। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। जैसे ही आप क्वेश्चन नंबर 1 हो जाएगा आपका, जो कुल मिला के कितना था 12 + 4 16 मार्क्स का था। अब क्वेश्चन नंबर 2 पे जब आओगे तो यहां पे भी आपको क्वेश्चन नंबर 2A, B और C पूछेगा, जिसमें क्वेश्चन नंबर 2A में भी सेम वही 6 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे, जो कि इस बार आएंगे अनसीन पैसेज में से। अब ये अनसीन पैसेज कहां से आते, कहां से भी आ सकते। अनसीन पैसेज मतलब एक ऐसा पैसेज, एक ऐसा पैराग्राफ जो कि आपने कभी देखा नहीं है, क्योंकि वो आपके टेक्स्ट बुक में नहीं होगा। तो ऐसा पैसेज का कटआउट रहेगा और उसमें से आपको 6 अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस पूछेंगे एक्टिविटी में। तो पहला क्वेश्चन हो सकता है पूछ ले, जो कि हो सकता है आपको पूछा जाएगा एज पर अकरेंस के हिसाब से आपको सेंटेंस को रीराइट करना है, मतलब कुछ ऑप्शंस रहेंगे और आपको सेंटेंस को रीराइट करना है कि उसके ऑर्डर सही करो, कुछ करो, इस प्रकार से एग्जांपल आ सकते हैं। 2024 में पिछले साल ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछा था कि आपको जो पोयम दिया रहेगा उसका थीम आपको सोचना है और उस थीम से ऐसा कौन सा जो 4 ऑप्शन है उसमें से बेस्ट सुटेबल टाइटल हो सकता है, तो वो आपको पहचानना है और आपको लिखना है। तो ये चूज करेक्ट अल्टरनेटिव विच सूट्स द थीम ऑफ पोएम। तो इस प्रकार से क्वेश्चंस बन सकते हैं A1 में। फिर उसके बाद A2 में एक्सप्लेन करने के लिए आ सकता है, या फिर कोई टेबल रहेगा, चार्ट रहेगा, उसको कंप्लीट करने के लिए आ सकता है, ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं। तीसरे क्वेश्चन में गिव रीजन या फिर जस्टिफाई आ सकता है। मैं बताता हूं थोड़ी देर में कि पोएम में भी कैसे क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। पर्सनल रिस्पॉन्स का क्वेश्चन, जैसे कि मैंने आपको बताया, ऐसे क्वेश्चन भी आ सकते हैं। इसके अलावा डुअल डायरेक्टेड जो ग्रामर वाला पार्ट है हमारा वो आ सकता है। और छठा वोकैबुलरी, अगेन सेम वही मीनिंग या फिर एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, ठीक है ना, पैसेज में से आंसर ढूंढ के लिखना मीनिंग वाला, वो आप कर सकते हो। तो ये कुल मिला के 12 मार्क्स के, मतलब हर एक का 2-2 मार्क्स है यहाँ पे। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 2A यानी पोयम की बात कर रहा हूं, कौन सा, सॉरी पोयम नहीं, मैं यहाँ पे पोयम मैंने बार बार जिक्र किया, आई एम सो सॉरी, ठीक है। यहां पे अनसीन पैसेज की बात हो रही है, माफ करना, ठीक है ना, पैसेज की बात हो रही है, जो भी आपको दिया रहेगा यहां पे, ठीक है। मैंने यहां पे गलती से पोयम लिखा हुआ है, यहां पे पैसेज की बात हो रही है, अनसीन पैसेज की, तो उस हिसाब से आपको लिखना है। समझ में आया? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2A। अब इसके कुछ एग्जांपल्स के ऊपर नजर डालते हैं क्वेश्चन नंबर 2A के। तो यहां पे अगर आप देखोगे पिछले साल 2024 में कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे, तो जैसे पहला क्वेश्चन था गिव वन मेरिट एंड डिमेरिट ऑफ लव। एक वर्ड दे दिया लव, कितना सुंदर वर्ड है कि नहीं, है कि नहीं बच्चा, सुंदर है कि नहीं, बहुत ही सुंदर वर्ड है, लोगों ने बदनाम करके रखा है, लेकिन लव इज द वेरी सुंदर वर्ड, ठीक है ना। जो लोग बिलीव करते हैं भगवान कृष्ण में, यार पता ही होगा लव मतलब क्या होता है। हमारे माता पिता हमसे लव करते हैं, हम उनसे लव करते हैं, भाई बहन से लव करते हैं, हमारे लव्ड वन से हम लव करते हैं, और ये लव ही जो जिंदगी को और लाइफ को बहुत अच्छी तरीके से आगे लेके जाता है। बहुत जरूरी चीज है, बट कुछ लोगों ने इसको बदनाम करके रखा है, लव मत कर, ये मत कर। बहुत अच्छी चीज है, लेकिन हर एक चीज का एक सही समय होता है। सब सही समय पे अच्छा कार्य करोगे, जीवन में सफलता अपने आप मिलेगी, ये मेरी बात ध्यान में रखना। आ जाते हैं टॉपिक पे फिर से। तो गिव वन मेरिट मतलब आपको एक एडवांटेज बताना है, मेरिट बताना है, एक डिसएडवांटेज डीमेरिट बताना है, किसका, लव का। तो लव बहुत अच्छा चीज भी है, बुरा चीज भी है। कैसे, देखो, पहला अच्छा चीज अगर मैं मेरिट के हिसाब से बात करूं तो इट प्रोवाइड्स द डीप इमोशनल कनेक्शन। जिस भी इंसान से आप लव कर रहे हो और आपको लव मिल रहा है, तो उससे आपका एक अच्छा इमोशनल बॉन्डिंग हो जाएगा, इमोशनल कनेक्शन हो जाएगा, एक आपको मोरल सपोर्ट मिलेगा उससे, कि आपको ऐसा लगेगा आप सिक्योर फील कर रहे हो। तो ये एक एडवांटेज हो गया। डिसएडवांटेज ये है कि बाई चांस अगर आपका हार्ट ब्रेक होता है लव में, अक्सर होता है, आप जैसे बच्चों का जो 17 साल 18 साल 19 साल टीनेजर्स जो होते हैं, होता है हार्ट ब्रेक, बिल्कुल होता है, बड़े लोग का भी होता है, ऐसा नहीं है कि सिर्फ टीनेजर्स का होता है, सबका होता है। तो अगर हार्ट ब्रेक होता है तो तकलीफ होती है, तकलीफ मतलब स्ट्रेस आता है इंसान को, डिसएडवांटेज है। डिप्रेशन में चले जाता है इंसान, डिसएडवांटेज है। पेन होता है, वो पेन फिजिकल पेन से भी ज्यादा हार्ड होता है। फिजिकल पेन चोट लगाए तो एक टाइम पे मलहम लगाएंगे ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दिल में पेन होता है ना, वो बहुत तकलीफ देता है यार, समझ रहे हो, बहुत तकलीफ देता है। अब कमेंट में ये मत चालू हो जाना कि सर आपको भी तकलीफ हुआ है क्या, नहीं बताऊंगा ठीक है, चलो। तो ये हो गया। अब डू एज डायरेक्टेड के क्वेश्चन जैसे मैं बोला आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे आया था इट हैज बीन ट्राइड अगेन एंड अगेन, मतलब बार बार वो ट्राई किया जा रहा है, तो दे हैव ट्राइड इट अगेन एंड अगेन, इस प्रकार से क्वेश्चन आप लिख सकते हो। नेक्स्ट है एक क्वेश्चन आता है इसमें माइंड मैपिंग के ऊपर। माइंड मैपिंग एक बहुत सुंदर क्वेश्चन है, जैसे मैंने आपको बताया ये जो क्वेश्चन आता है ना माइंड मैपिंग का, बट वो कहां पे आता है मैं बताता हूं। जैसे मैंने ये तो एग्जांपल बता दिया आप लोग को कि ये सेंटेंस में कैसे आते हैं। एक और चीज दिखा देता हूं, डू एज डायरेक्टेड में कैसे क्वेश्चन आ जाते हैं। देखो, ही वर्कड हार्ड बिल्डिंग ए बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स डिवीजन, ठीक है। इसको बोल रहे हैं रीराइट सेंटेंस यूजिंग द इंफिनिटिव फॉर्म ऑफ द अंडरलाइन वर्ब। तो अंडरलाइन वर्ब क्या है यहाँ पे, ठीक है, ही वर्कड हार्ड टू बिल्ड, ठीक है। यहाँ पे बिल्डिंग के इसमें अंडरलाइन था, मैंने अंडरलाइन नहीं किया है, कोई बात नहीं, कर लेता हूं अभी। तो बिल्डिंग का क्या करना है आपको, इंफिनिटिव फॉर्म करना है। तो बिल्डिंग का इनफाइनाइट क्या हो जाएगा, टू बिल्ड, यानी बिल्ड करना। तो ही वर्कड हार्ड टू बिल्ड बेटर कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक डिवीजन। तो इस तरीके से आपने उसको इंफिनिटिव फॉर्म में कन्वर्ट करके स्टेटमेंट को लिखा। तो डू रिलेटेड में आपको 2 मार्क्स देके जाएगा। फिर एक और है टाटा ग्रुप लॉन्च द पैसेंजर कार टाटा इंडिका। टाटा ग्रुप ने पैसेंजर का टाटा इंडिका बहुत पहले लॉन्च किया था। इसको बोल रहा है रीराइट बिगिनिंग विद द पैसेंजर का टाटा इंडिका, मतलब आपको शुरू करना है आपका लाइन
द पैसेंजर कार टाटा इंडिका से शुरू होना चाहिए। तो आपने लिखा कि द पैसेंजर कार टाटा इंडिका वाज लॉन्च्ड बाय टाटा ग्रुप। टाटा ग्रुप ने लॉन्च किया था। आपको पता है किसने किया था? रतन टाटा, हमारे लेट रतन टाटा, बहुत महान व्यक्ति थे। ठीक है, कुछ ही 3-4 महीने के अंदर शायद उनका निधन हुआ था। ठीक है, आपने देखा होगा वो स्टोरी। फिर जैसे मैंने बोला वोकैबुलरी में एंटोनिम्स आ सकते हैं जिसको अपोजिट बोल सकते हैं। क्या आता है? इतना इजी है, प्रॉफिट का लॉस, प्रिवेंट, अलाउ, इतना इजी है। ये क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो जैसे मैंने बताया कि ये जो चीजें हैं, क्वेश्चन नंबर 2A जो 12 मार्क्स का है, इसमें भी क्वेश्चन बहुत इजीली बनते हैं अगर आपने इस पर्टिकुलर अनसीन पैसेज को भले ही नहीं देखा हो, लेकिन आप पैसेज को एक बार रीड करोगे और प्रॉपर तरीके से क्वेश्चन के आंसर सोचोगे तो डेफिनेटली आप कर पाओगे। और यहां पे भी अगर आप आराम से कोशिश करोगे तो 12 में से 10 मार्क्स आपका कहीं नहीं जाएगा। आराम से आप 12 में से 10 मार्क्स स्कोर कर सकते हो यहां पे भी। ठीक है बच्चा, फिर वही आगे बढ़ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 2A हो गया। क्वेश्चन नंबर 2B पे आ जाओ। तो जैसे क्वेश्चन नंबर 2B पे आओगे तो आपको क्वेश्चन आएगा कि राइट द समरी ऑफ द अबाउ पैसेज, यानी जो अनसीन पैसेज जो आपको दिया हुआ था उसको रीड करके उसका एक समरी तैयार करना है। वो बहुत ज्यादा रहेगा, लंबा चौड़ा रहेगा, लेकिन आपको ये 30-40 वर्ड्स के हिसाब से आपको एक समरी तैयार करना है। जो आपको क्वेश्चन नंबर 2A में यानी अनसीन पैसेज जो आपको दिया था उसी के ऊपर आपको एक समरी तैयार करना है। बहुत इजी होता है, जिसका 3 मार्क्स कैरी करता है वो आराम से हो भी जाता है। ठीक है, तो ये तो आप कर लोगे आराम से। यहां पे भी 3 में से अगर कोई भी व्यक्ति है आराम से 3 में से 3 निकाल सकता है, लेकिन फिर भी मैं 2 पकड़ के चलता हूं कि 2 मार्क्स तो आराम से कोई बच्चा भी निकाल लेगा। ठीक है, अब माइंड मैपिंग, जो मैं बता रहा था, माइंड मैपिंग एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आता है जिसमें आपको फ्लो चार्ट्स बनाने होते हैं। आपको एक थियरी दिया रहेगा, पैसेज दिया रहेगा भर भर के, या फिर कुछ टॉपिक दे दिया रहेगा। टॉपिक ऐसा भी दे सकता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूं, मैंने आपके लिए बताया था। क्वेश्चन आया था पिछले साल कि राइट या फिर ड्राफ्ट ए माइंड मैपिंग ऑन द इफेक्ट्स ऑफ म्यूजिक ऑन ह्यूमन लाइफ, यानी ह्यूमन लाइफ के ऊपर आपको एक टॉपिक दे दिया कि ह्यूमन लाइफ के ऊपर म्यूजिक का क्या इंपैक्ट है, क्या उसका इफेक्ट है, ये बताओ। तो इसका आपको एक माइंड मैप तैयार करना है। माइंड मैप मतलब एक तरीके से फ्लो चार्ट तैयार करना है। तो कैसे तैयार करोगे कि भाई म्यूजिक का बहुत सारे एडवांटेज है, म्यूजिक का इमोशनल एडवांटेज है, फिजिकल हेल्थ के हिसाब से एडवांटेज है, ब्रेन के हिसाब से एडवांटेज है। तो ऐसे 3-4 हेडिंग डाल दिया, उसमें उसके एडवांटेज क्या वो लिख दिया कि भाई इमोशनल से मतलब म्यूजिक से इमोशनल एडवांटेज ये है कि मूड अच्छा होता है, स्ट्रेस रिड्यूस होता है, इमोशनल रिलीफ मिलता है, दर्द भरे गाने सुनो तो बहुत अच्छा फील होता है कि नहीं बच्चे? कमेंट करके बताओ आपका फेवरेट गाना कौन सा है। ठीक है, ये हो गया। फिर इसके अलावा फिजिकल हेल्थ भी अच्छी होती है म्यूजिक सुनने में, जैसे अच्छी नींद आती है। कुछ लोग होते हैं, जैसे मैं बचपन में क्या करता था, 12th वगैरह या फिर उसके बाद क्या करता था, कान में हेडफोन डाल के और रात को नींद जब नहीं आती थी तो मनपसंद म्यूजिक लगाया और सुनते सुनते नींद लग जाती थी। उसके बाद फिर नींद लग गई तो फिर निकाल के रख दिया, या फिर कभी कभी तो रात में रह जाता था। लेकिन इट इज नॉट ए गुड हैबिट, लेकिन फिर भी हम ऐसा करते हैं। तो ये चीज आप लिख सकते हो एज ए फ्लो चार्ट के फॉर्म में, जिसी को हम लोग क्या बोलते हैं, माइंड मैपिंग बोलते हैं। तो ये आता है आपका क्वेश्चन नंबर 2C में आता है। क्वेश्चन नंबर 2C में आता है। ये क्या है? क्वेश्चन नंबर, ये 2A था, ये क्वेश्चन नंबर 2B था, ये क्वेश्चन नंबर 2C था। तो इसमें भी आराम से अगर आप चाहो तो कितने मार्क्स स्कोर कर सकते हो? 3 में से 3 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। तो यहां पे 12 में से 10 मार्क्स, इसमें 3 में से 2 मार्क्स, और यहां पे 3 में से 3 मार्क्स स्कोर किया जा सकता है। लास्ट में टोटल काउंट करूंगा कि 80 में से कितना मार्क्स निकाल सकते हो आप लोग। समझ में आ रहा है? चलिए आगे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 3A पे आ जाओ। तो जब आप क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट कर लोगे पूरा ABC, उसके बाद आ जाओगे क्वेश्चन नंबर 3 पे। तो क्वेश्चन नंबर 3 यानी सेक्शन 3 में क्वेश्चन नंबर 3A पहला क्वेश्चन पूछता है जिसमें 5 एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व करने होते हैं। और वो किसके ऊपर होता है? वो आपके सीन पोयम के ऊपर होता है। यानी आपका जो सेक्शन है पोयम वाला आपके टेक्स्ट बुक में, उस पोयम वाले सेक्शन को भी हर पोयम का मीनिंग समझ लेना। बहुत सारी चीजें अगर आप गूगल पे भी डालोगे उसका पूरा पैसेज उठा के तो आपको मीनिंग समझा देगा, या फिर क्लास में तो आपने पढ़ाई होगा ना कि मीनिंग क्या है। तो पोयम का, हर एक पोयम का अगर आपको मीनिंग पता है, उसका तरीका पता है, नैरेटर क्या बोलना चाह रहा है, पोएट क्या बोलना चाहता है, हर एक का पोयम का नाम, पोएट का नाम ये याद रख लेना। ये आपको मैं एक बोनस टिप दे रहा हूं कि हर जो भी आपके टेक्स्ट बुक में पोयम है, उस पोयम का टाइटल, उस पोयम का पोएट किसने लिखा है वो पोयम को, वो जरूर याद कर लेना, बहुत हेल्प करेगा। ठीक है, तो इसमें सेक्शन 2 जो टेक्स्ट बुक का होता है उसमें से ये सीन पोयम आ सकता है, कोई भी एक आता है, 10 मार्क्स का पूछता है, जिसमें 5 अलग अलग क्वेश्चन होते हैं। पहला क्वेश्चन कंप्लीट द वेब डायग्राम हो सकता है, आपको बहुत सारे वेब दिए रहेंगे, उसमें कुछ चीजें ब्लैंक रहेगी, वहां पे आपको फिलअप करना है अकॉर्डिंगली। एनालाइज करने वाला क्वेश्चन आ सकता है, जो आपको बोल रहेगा कि एनालाइज करो। और एनालाइज करने के अलावा एक और चीज है जो यहां पे मैं लिखवाना चाहता हूं। ठीक है, हाँ, एनालाइज, सिलेक्ट एंड राइट 2 स्टेटमेंट विच जस्टिफाई थीम ऑफ पोयम, जो मैंने वहां पे लिख दिया था गलती से यहां पे। ठीक है ना, एनालाइज में आ सकता है कि जस्टिफाई थीम ऑफ पोयम, मतलब पोयम का थीम क्या है, उसमें से 4 ऑप्शंस में से कोई एक जो सही थीम लगेगा, आपको सुटेबल लगेगा, वो चूज करना है। ठीक है, फिर हो सकता है कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, मतलब एक सेंटेंस दिया रहेगा, उसको आपको कंप्लीट करना है कि आपके थॉट्स क्या बोलते हैं, उसको कंप्लीट करो अपने हिसाब से। ठीक है, फिर पर्सनल रिस्पॉन्स क्वेश्चन तो आपको पता ही है कैसे आते हैं, आपको कोई टॉपिक दिया रहेगा, उसके ऊपर आपको अपना मत देना है। उसके बाद पोएटिक डिवाइस के क्वेश्चन, जैसे कि आइडेंटिफाई द फिगर ऑफ स्पीच आते हैं। एक और आता है फिगर ऑफ स्पीच के अलावा कंपोज, पोयम को कंपोज करो,
कंपोज अ पोयम, इसके ऊपर क्वेश्चंस आ जाते हैं। तो ये कुछ चीजें हैं दोस्तों जो आती है, जो आपको ध्यान में बिल्कुल रखना है। अब चलो नजर डाल देंगे कि एग्जांपल्स क्या है, क्या क्या क्वेश्चंस आए थे, तो एक एक करके समझेंगे। तो सबसे पहले ये समझते हैं, आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन फिगर ऑफ स्पीच आया, यानी कि ये वाला क्वेश्चन के कैटेगरी में आया कि पोएटिक डिवाइस में फिगर ऑफ स्पीच पहचानो, आइडेंटिफाई करो। तो इसमें कैसे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे एग्जांपल के तौर पे स्टिल हियर आई कैरी ऑल डिलीशियस बर्डन, इसमें करने क्या बोल रहा है कि आपका फिगर ऑफ स्पीच को आइडेंटिफाई करो। तो ये क्या है, पैराडॉक्स है या फिर ऑक्सीमोरॉन है कि जो डिलीशियस है ना, डिलीशियस बर्डन, अगर आप देखोगे ये क्या बता रहा है, एक कॉन्ट्राडिक्शन बता रहा है। ठीक है, तो इसके लिए ये वर्ड जो है ये एक ऑक्सीमोरॉन है, या तो उसको हम पैराडॉक्स भी बोल सकते हैं। इसके अलावा जैसे मैंने बोला कि कंप्लीट द लाइन वाले क्वेश्चन आ सकते हैं। देखो, कंप्लीट द सेंटेंस अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, आपके थॉट्स के हिसाब से कंप्लीट करो। तो ये क्वेश्चन देखो आया था 2022 या 23 में आया था कि कंप्लीट द लाइन यूजिंग इमेजिनेशन। क्या बोल रहा था कि देयर इज नो वे लीडिंग बैक, आई मूव फॉरवर्ड, डैश दे दिया और आपको अपने हिसाब से उसको आगे फिलअप करना है, बस एक अच्छा मीनिंग बनना चाहिए। तो देयर इज नो वे लीडिंग बैक मतलब अब कुछ भी हो जाए मैं पीछे नहीं हटूंगा। देयर इज नो वे लीडिंग बैक, अब मैं पीछे नहीं हट सकता, अब मैं पीछे मुड़ के देख नहीं सकता, मैंने लाइफ में बहुत आगे बढ़ चुका हूं, अब मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता। मतलब आई मूव्ड फॉरवर्ड डैश, मतलब मैं आगे बढ़ रहा हूं, क्या, फेसिंग एवरी डिफिकल्टीज। तो मैंने लिख दिया वहां पे फेसिंग एवरी डिफिकल्टीज, अपने मन से लिखा। तो मैंने क्या बताया कि मैं पीछे मुड़ के नहीं देख सकता, अब मैं आगे बढ़ रहा हूं और हर वो चुनौती, हर वो हर्डल जो मेरे सामने आ रहा है, जो रुकावट आ रहा है, उसको मैं पार करते हुए लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं। तो इस प्रकार से इसका मीनिंग हमने बना के हमने अपने थॉट प्रोसेस के हिसाब से इसको कंप्लीट किया। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आपको ये चीज करना है। ठीक है, समझ में आ गया? ओके, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3A। तो ये जो करोगे 10 में से मैं बोलता हूं कोई भी बच्चा ना 8 मार्क्स तो इजीली स्कोर कर सकता है, आराम से करेगा बच्चा, मैं गारंटी बोलता हूं 8 मार्क्स स्कोर कर सकता है, क्योंकि ये टॉपिक ऐसे होते हैं जिसमें आप 10 में से 10 स्कोर करो, लेकिन फिर भी मैं एवरेज बच्चे के हिसाब से पकड़ो तो 8 मार्क्स स्कोर कर सकता है। नेक्स्ट है यहां पे एप्रिसिएशन जिसको बोला जाता है, जिसमें आपको सीन पैसेज माफ करना सीन पोयम दिया रहेगा, अगेन टेक्स्ट बुक का ही रहेगा वो पोयम, लेकिन जो ऊपर पोयम दिया था उससे अलग रहेगा, वो याद में रखना। ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन में पूछा हुआ पोयम है वो नहीं रहेगा, एक अलग से पोयम दिया रहेगा जो कि आपके टेक्स्ट बुक का ही हिस्सा होगा। एटलीस्ट आपको क्या लिखना है, उसका एप्रिसिएशन लिखना है 10 से 15 लाइन का। एप्रिसिएशन मतलब एक तरीके से आपको पैसेज पैराग्राफ लिखना होता है। उसमें क्या क्या आ जाता है, सबसे पहले आपको पोयम का टाइटल लिखना होता है, क्या पोयम का टाइटल है और उस पोएट का नाम क्या है वो लिखना होता है। इसके अलावा थीम बताना होता है कि उस पोयम का थीम क्या है। और एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि ये जो वीडियो है ये तो एक स्ट्रैटेजी वीडियो है 12th इंग्लिश के लिए, जिसमें हम पेपर पैटर्न, एग्जांपल्स, हर एक चीज का कैटेगरी का चीज बता रहे हैं। लेकिन हमारे इस वीडियो के बाद में लगातार वीडियोस आएंगे, जो 2-3 दिन जो भी समय हमारे पास है एग्जाम को आने के लिए, तो इस 2-3 दिन के अंदर इतने वीडियोस बनाऊंगा जिसमें आपको पैसेज में से कैसे हम फर्स्ट सेक्शन के कैटेगरीज में क्वेश्चन ढूंढ के लिख सकते हैं, एप्रिसिएशन ऑफ पोयम कैसे लिख सकते हैं, और कई सारे वीडियो जो आपको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हर कैटेगरी के क्वेश्चन को उठा के उसके ऊपर एक वीडियो बनाऊंगा जो आपको हेल्प करेगा आपके बोर्ड एग्जाम में अच्छे मार्क्स स्कोर करने के लिए और कहीं ना कहीं आपके दिमाग को बेटर करने के लिए। तो ये चीज ध्यान में रखना, हमारे चैनल पे आके सब्सक्राइब करके डेली आके, डेली मतलब जो भी समय है आपके पास, हर 1-2 घंटे पे आके चेकआउट करते रहो कि कौन कौन से वीडियो अपलोड हुए हैं इस चैनल JR कॉलेज के वीडियो सेक्शन में आके, या फिर लाइव सेक्शन को भी चेक कर सकते हो, तो आपको हेल्प करेगा। तो ये चीज ध्यान में रखना। ठीक है, तो एप्रिसिएशन में सबसे पहले तो आपको पोयम का नाम, पोएट का नाम लिखना है, फिर उसका पोयम का थीम क्या है वो लिखना है, फिर पोएटिक डिवाइस जिसमें आपको लिखना है कि उसके राइमिंग स्कीम क्या, आपको पता है ना राइमिंग स्कीम क्या होता है, 10वीं से सीखते आ रहे हो, ABCD क्या है उसका पोयम राइमिंग स्कीम क्या है, उसमें से क्या फिगर ऑफ स्पीच निकल के आ सकते हैं, वो सब लिखना है आपको। ठीक है, उसके बाद क्या वैल्यू सीखने मिले आपके, क्या थॉट से लिखना है, और लास्ट में आपका ओपिनियन जो है वो लिखना है। और इस तरीके से कुल मिला के आपको 4 मार्क्स मिल जाएगा। तो कोई भी बच्चा एप्रिसिएशन में 4 मार्क्स निकाल सकता है, इजी होता है। तो 4 में से 4 मार्क्स यहाँ पे आराम से एप्रिसिएशन में निकलते हैं बच्चा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, क्लियर है? चलो आगे बढ़ जाते हैं। ये हो गया, बता दिया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया पोयम का। अब जो आएगा वो आएगा क्वेश्चन नंबर 4। अब ये जो क्वेश्चन नंबर 4 होता है ये बहुत दिलचस्प है भाई, ये बहुत दिलचस्प है, क्योंकि अब यहां से शुरू होता है असली खेल जो कि है राइटिंग स्किल का खेल। अब राइटिंग स्किल का खेल क्यों बोल रहा हूं भाई, ये ऐसा स्किल होता है राइटिंग स्किल, इसमें बहुत सारे दिलचस्प क्वेश्चन आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे है कि इसमें 4 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 का A B C D, और ये चारों के चारों में 3-3 ऑप्शंस आपको आएंगे, यानी कोई भी एक ही अटेम्प्ट करना है। जैसे A में आएगा या तो ड्राफ्टिंग द वर्चुअल मैसेज आएगा, या तो ग्रुप डिस्कशन के ऊपर आएगा, या तो आपको स्टेटमेंट ऑफ पर्पस आएगा। तो क्या होता है वर्चुअल मैसेज, बता देना चाहता हूं। वर्चुअल मैसेज मतलब ये होता है कि मान लो कि आपको किसी को मैसेज देना है, ठीक है, लेकिन आपको रिटर्न में देना है बाय मींस ऑफ ए डिजिटल मीडिया। ठीक है, जैसे हम व्हाट्सएप पे मैसेज टाइप करते हैं, दैट इज नथिंग बट द वर्चुअल मैसेज। तो आपको वो चीज बताना है, तो आप क्या मैसेज करोगे। जैसे एग्जांपल कुछ भी हो सकता है कि एक लड़की है अपने फादर को एक वर्चुअल मैसेज देना चाहती है कि स्कूल में कुछ बच्चे उसको परेशान कर रहे हैं, इसके ऊपर आ सकता है। बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स है जो आ सकता है, तो वर्चुअल मैसेज उसको बोलते हैं। इसके अलावा ग्रुप डिस्कशन होता है, जिसमें आपको समझ लो कि आप एक ऑफिस में काम करते हो और आपके ऑफिस में एक टॉपिक दे दिया है कि हम हमारे प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए,
ठीक है, हमारा जो डिपार्टमेंट है उसके प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, और आपके 4 लोग बैठे हुए हैं, एक सीनियर है, एक जूनियर है, एक नया इंटर्न वाला बच्चा है और एक मैनेजर बैठा है, तो वो 4 लोग आपस में क्या कन्वर्सेशन कर रहे हैं, वो हो गया ग्रुप डिस्कशन, तो वो आप कर सकते हो। तीसरा स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, यानी कि आपका क्या पर्पस है उस पर्टिकुलर चीज के रिगार्डिंग, कोई भी टॉपिक हो सकता है, उसका आपका पर्पस क्या है। जैसे मान लो कि आप अपने सोसाइटी में एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करना चाहते हो, तो उसका पर्पस क्या है, वो आपको पर्पस पॉइंट वाइज लिखना पड़ेगा। तो ये 3 ऑप्शन है, तो इसमें से क्या अटेम्प्ट करना सही रहता है, तो मैं मेरे हिसाब से बताऊं, मैं हमेशा से बोलता हूं कि वर्चुअल मैसेज कर सकते हो या तो स्टेटमेंट ऑफ पर्पस कर सकते हो, ग्रुप डिस्कशन भी कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं, लेकिन ग्रुप डिस्कशन में 4 लोग 5 लोग का होना जरूरी है। कुछ लोग बोलते हैं 2 लोग का चैट दिखा दो, जो 2 लोग का कन्वर्सेशन दिखा दो, मत दिखाना भाई। ग्रुप मतलब होता है कम से कम 3 से 4 लोग का होना वहां पे, उसी को ग्रुप डिस्कशन बोलते हैं। तो अगर आप एक पैटर्न तैयार कर सकते हो ग्रुप डिस्कशन का तो इट इज वेल एंड गुड, लेकिन हमेशा वर्चुअल मैसेज ज्यादा इजी, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस भी इजी है, लेकिन ग्रुप डिस्कशन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि ग्रुप डिस्कशन थोड़ा सा हार्ड रहता है, क्योंकि दिमाग में नहीं आता कि कौन क्या बोल रहा है, तो वो अपने हिसाब से आप देख लेना कि क्या है। लेकिन इन तीनों में से कोई एक ही करना है, आराम से 4 मार्क्स से आराम से 3 मार्क्स आप निकाल सकते हो, मैं पूरा गारंटी लेता हूं कि कोई बच्चा 3 मार्क्स निकाल सकता है। दूसरा क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 4 का है वो की है ईमेल राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और इंटरव्यू। तो ईमेल राइटिंग जैसे कि आप जानते हैं कि कोई भी चीज का आपको ईमेल लिखना है, मान लो कि आपको एक कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना है, उसके ईमेल लिखना है कि डियर सर आई वांट टू डू इंटर्नशिप इन दिस पर्टिकुलर कंपनी, उसको ईमेल लिखना है। तो आप ईमेल कैसे लिखोगे, उसका पूरा फॉर्मेट होता है, वो आप लिख सकते हो। रिपोर्ट राइटिंग लिखना है, जैसे मान लो कि आपको कहीं पे जाना है इंडस्ट्रियल विजिट के लिए, आपने इंडस्ट्रियल विजिट किया और इंडस्ट्रियल विजिट करके आए, तो आपने क्या ऑब्जर्व किया उसका एक रिपोर्ट तैयार करो, दैट इज नथिंग बट द रिपोर्ट राइटिंग। इंटरव्यू, 2 लोग बैठे हैं, कोई क्रिकेटर है, आप उसको सवाल पूछ रहे हो, क्या किया, कैसे शुरू किया, उसको बोलते हैं इंटरव्यू। तो ये तीनों में से जो आपको इजी लगे, मैं हमेशा बोलता हूं कि रिपोर्ट राइटिंग मुझे काफी बेटर लगता है, किसी भी चीज का रिपोर्ट तैयार करना काफी इजी लगता है, तो रिपोर्ट राइटिंग आप कर सकते हो। तो कोई भी बच्चा है आराम से मेहनत करेगा, प्रैक्टिस करेगा, तो 4 में से 3 मार्क्स इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में भी निकाल सकता है। तीसरा कैटेगरी है स्पीच राइटिंग, कंपेयरिंग और एक्सपेंशन ऑफ आइडियाज। बहुत ईजी होता है ये तीनों टॉपिक। अगर मैं बात करूं स्पीच राइटिंग की, तो कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक आपको दे दिया जाएगा, ठीक है, जिसके ऊपर आपको क्या करना होता है, स्पीच लिखना होता है, ठीक है ना, उसके ऊपर क्या लिखना होता है, आपको स्पीच लिखना होता है। 1 सेकंड बच्चा, 1 सेकंड दे दो, ठीक है ना, उसको आपको क्या लिखना होता है, स्पीच लिखना होता है। ओके ओके, ठीक है, क्या लिखना होता है, स्पीच लिखना होता है। तो मान लो कि कोई पर्टिकुलर टॉपिक आ गया, स्कूल में नेशनल कोई छुट्टी है, जैसे रिपब्लिक डे है, या फिर कुछ ऐसा चीज है जिसके ऊपर आपको कुछ स्पीच लिखना है। जैसे आपने महात्मा गांधी के बारे में बता दिया, भगत सिंह के बारे में बता दिया, तो उसके बारे में आपने एक अच्छा स्पीच तैयार किया कि आप क्या बोलोगे जाके, कोई अच्छे फ्रीडम फाइटिंग वाले दिवस, जैसे 15 अगस्त आता है, इंडिपेंडेंस डे, उसमें आप क्या बोलोगे, दैट इज नथिंग बट द स्पीच राइटिंग। तो स्पीच राइटिंग सबसे ज्यादा लोग स्पीच राइटिंग करते हैं, तो आप स्पीच राइटिंग कर सकते हो। दूसरा होता है कंपेयरिंग। कंपेयरिंग, ये कंपेयर नहीं, कंपेयरिंग बोलते हैं नॉर्मली। कंपेयर इज नथिंग बट होस्ट बनना। जैसे कॉलेज में कोई फेस्टिवल है जिसको फेस्ट बोलते हैं, एनुअल डे फंक्शन है, तो मैं क्या बन गया, एंकर बन गया, होस्ट बन गया। हाँ, तो आज पहला प्रोग्राम हमारा ये है कि हमारे चीफ गेस्ट आएंगे, भाषण देंगे, दूसरा प्रोग्राम हम करेंगे प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन, तीसरा प्रोग्राम हमारा एक कल्चरल डांस प्रोग्राम है। तो ये जो होस्ट होता है ना, जो हर एक चीज को बताता है कि कौन क्या आने वाला है, कब आने वाला है, दैट इज नथिंग बट द कंपेयरिंग। तो एक टॉपिक आपको दिया रहेगा, उसके बारे में आपको कंपेयर करना रहेगा। और तीसरा होता है एक्सपेंशन ऑफ आइडिया। एक्सपेंशन ऑफ आइडिया जिसको हम नॉर्मल तौर पर एस्से भी बोलते हैं, तो ये आप कर सकते हो। तो बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे ये भी करते हैं, आपके ऊपर है, जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हो। यहां पे भी इजीली आप 4 में से 3 मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बहुत इजी होता है। एंड नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लिस्ट, क्वेश्चन नंबर 4 का डी पार्ट, जो कि होता है रिव्यू राइटिंग, ब्लॉग राइटिंग या फिर अपील राइटिंग। तो किसी चीज का रिव्यू करना, किसी चीज के बारे में ब्लॉग लिखना, ब्लॉग मतलब एक तरीके से पैराग्राफ लिखना होता है, और अपील करना। तो ये तीनों में से कोई एक आप कर सकते हैं। यहाँ पे भी 4 में से 3 मार्क्स आते हैं बच्चा, मैंने देखा है पिछले साल के बच्चे ने अच्छा स्कोर किया हुआ है। तो इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 4 अपना खत्म करना है। और फिर आ जाता है आपका आखिरी पार्ट, जो कि होता है आपका क्वेश्चन नंबर 5, जिसको हम लोग बोलते हैं नॉवेल, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जो हमारा जॉनरे होता है, जॉनरे ड्रामा कैटेगरी का, जो सबसे लास्ट सेक्शन है आपके टेक्स्ट बुक में, दैट इज नथिंग बट द जॉनरे ड्रामा, जिसको नॉवेल भी कहा जाता है प्यार से। ये 16 मार्क्स का पूरा क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर, जिसमें आपका ए बी सी डी करके क्वेश्चन आता है। तो ए जो क्वेश्चन होता है सेम नॉवेल का क्वेश्चन सेम ही आता है, जैसे कि उसमें कुछ एक्टिविटीज दिया रहेगा, एमसीक्यू दे दिया नॉवेल्स के ऊपर। तो मैं अगेन बोलूंगा कि आपके जो टेक्स्ट बुक में नॉवेल्स का जो पार्ट है, उसको एक बार अच्छी तरीके से रीड करके जाना, समझ के जाना। तो एमसीक्यू का पार्ट है, और बहुत सारे नॉवेल्स के ऊपर मैं एग्जांपल के तौर पे आपको वीडियोस बना के दूंगा, जिसमें आपको बताऊंगा कि कैसे नॉवेल्स को समझा जाता है और कैसे क्वेश्चन के आंसर किए जाते हैं। अभी तो सिर्फ आपको मैं स्ट्रैटेजी बता रहा हूं कि क्या करना है। तो एमसीक्यू हो गया, मैच द पेयर हो गया, कुछ सीक्वेंस दिया रहेगा, उसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, पहला क्या आएगा, दूसरा क्या आएगा, ऑर्डरिंग के हिसाब से करना, ठीक है, फिलअप्स करना, ट्रू और फॉल्स करना, नॉवेल्स के एलिमेंट बताना, ये सब चीज आप कर सकते हो। और ये जनरली जो 5वें क्वेश्चन का ए जो पार्ट होता है, वो हमेशा याद रखना 4.1 पार्ट, जो आपका नॉवेल का जो पहला हिस्सा है, टोटल 4 नॉवेल है, आपको पता ही है 4 हिस्सा है। तो पहला जो नॉवेल है आपका हिस्ट्री ऑफ नॉवेल, इसमें से ही आपका ए वाला कैटेगरी का क्वेश्चन बनेगा। तो 4 मार्क्स का आता है, कोई भी बच्चा 3 मार्क्स तो इजीली निकाल सकता है यहां पे। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं
क्वेश्चन नंबर 5 का बी अगेन वही कि इसमें हो सकता है कि आपको 50 वर्ड में आंसर करना है, डिस्क्राइब करना है, एक्सप्लेन करना है, कोई चीज को कंपेयर करना है उस नॉवेल का, डिस्कस करना है किसी टॉपिक पे, कोई टॉपिक का इंटरप्रेट करना है, नरेशन हो सकता है, नरेट करके बताओ, जस्टिफाई करके बताओ। तो इस पर्टिकुलर नॉवेल 4.2 कैटेगरी का, जो कि टू सर्व विथ लव, ये जो हमारा नॉवेल है इसमें से चीजें आती है। तो 4 में से यहां पे भी कोई बच्चा 2 या 3 मार्क्स तो निकाल सकता है। नेक्स्ट तीसरा जो नॉवेल कैटेगरी है 4.3 के कैटेगरी से आता है। इसमें भी सेम वही कि आप 50 वर्ड में कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, डिस्क्राइब, जस्टिफाई, नरेशन, इलिस्ट्रेट करना, जस्टिफाई करना, कंपेयर करना, ठीक है ना। तो ये आता है। तो अराउंड द वर्ल्ड इन 80 डेज जो हमारा टॉपिक है 4.3 नॉवेल, उसमें से क्वेश्चन बनता है अगेन 4 मार्क्स का, इजीली निकाल सकते हो 3 मार्क्स अगर आप मेहनत कर रहे हो, अगर आपने अच्छे से किया हुआ है तो। टेक्स्ट बुक रीड जरूर करना, समझेगा, और मैं आपके लिए वीडियोस लाने वाला हूं जो आपको हेल्प करेगा। और आंसर इन 50 वर्ड्स, अगेन इसी प्रकार का क्वेश्चन, लेकिन ये पूछेगा 4.4 के कैटेगरी, द साइन ऑफ 4, इसमें से पूछा जा सकता है। तो इस हिसाब से भी अगर आप देखोगे तो यहां पे भी आप 3 मार्क्स निकाल सकते हो। तो ये था ओवरऑल जो क्वेश्चन नंबर 5 तक हमने देखा कि कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं, कब कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कैसे कैसे कैटेगरी में पूछे जाते हैं। ये सब चीज मैंने स्ट्रैटेजी प्लस पेपर पैटर्न प्लस आपका एक ओपिनियन प्लस आपका एकदम अच्छी तरीके से प्लानिंग के हिसाब से बता दिया। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 5 मेरा कंप्लीट होता है। अब वापस से जाता हूं क्वेश्चन नंबर 1 में, और वहां से मैं काउंट करता हूं कि देखता हूं कि 80 में से अगर इस हिसाब से मैंने पेपर लिखा और प्लानिंग किया और पढ़ाई किया तो 80 में से मैं कितना स्कोर कर सकता हूं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड कि काउंट करते हैं। तो सबसे पहला यहां पे अगर आप देखोगे 10 मार्क्स यहां मिल रहा है, प्लस 3, 10 प्लस 3 प्लस 1 कितना हो गया, 14 हो गया, ठीक है, 14 हो गया। 14 के बाद कहां गया आगे का क्वेश्चन, 14 के बाद ये 10, 24 प्लस 3 27, 27 के बाद 27 के बाद 8 कितना होता है, 35 प्लस 4 39 मार्क्स, 39 मार्क्स यहां मिल रहे मुझे, ठीक है, 39 मार्क्स, 39 प्लस 3 42 45 48 51 मार्क्स यहां मिल गए, 51 प्लस 3 कितना होता है भाई, 54 प्लस 3 57 प्लस 3 कितना होता है, 60 और प्लस 3 63 मार्क्स आपके बन रहे। यानी कुल मिला के ओवरऑल अगर मैं यहां पे आपको बात बताऊं कि अगर आप इस हिसाब से मेहनत कर रहे हो बच्चा, तो आराम से 62 प्लस मार्क्स आप निकाल सकते हो आउट ऑफ 80 मार्क्स, जो कि हमारा टारगेट कितना था, मात्र 60 प्लस निकालना, तो भी आप 62 प्लस निकाल रहे हो। मतलब अगर इस हिसाब से ईमानदारी से अगर आप मेहनत करोगे तो 80 में से 60 प्लस निकालना बिल्कुल पॉसिबल है। और जैसा मैंने बोला कि अगर आपने 60 मार्क्स यहां से निकाल लिया है, प्लस चलो मान लो 62 पकड़ता हूं मैं, 60 नहीं पकड़ता हूं, 62 पकड़ लिया, और कहीं ना कहीं आप जानते हो कि आपके जो बोर्ड एग्जाम का जो प्रैक्टिकल या फिर ओरल जिसको बोलते हैं, जो 20 मार्क्स कैरी करता है आपके स्कूल का इंटरनल मार्क्स, उसमें से हर बच्चे को जो भी अच्छा पढ़ने वाला है उसको 19 मार्क्स 18 मार्क्स तो मिलना ही है। तो 62 प्लस 19 अगर मैं बात करूं तो आराम से 81 मार्क्स होता है, जो कि एक बहुत अच्छा मार्क्स है आउट ऑफ 100। तो इस हिसाब से आपका इंग्लिश ने आपको 80% मार्क्स स्कोर करके दिया, और बाकी सब्जेक्ट में अगर आप 80-85 मार्क्स भी स्कोर कर सकते हो, तो ओवरऑल आपका परसेंटेज हमेशा 80-85 प्लस तो आना ही आना है। तो कितना आसान है 80 प्लस मार्क्स परसेंटेज भी स्कोर करना आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम में। तो इस हिसाब से मेहनत करो, ऑल द वेरी बेस्ट। मेरी तरफ से जितना हो सकेगा आपको वीडियो बना के दूंगा, सारे टॉपिक्स के ऊपर लाइव रिवीजन भी कोशिश करूंगा ले पाऊं, लेकिन प्लीज प्यार देते रहना, सपोर्ट करते रहना। बस जाते जाते इतना ही बोलूंगा कि आपके लिए ये वीडियो मैंने बहुत मेहनत करके बनाया है इंग्लिश का, तो मैं चाहता हूं कि आप जितना हो सके अपने सभी 12वीं के फ्रेंड, चाहे वो साइंस में हो चाहे वो कॉमर्स में हो, हर एक बच्चे तक ये वीडियो को शेयर कर देना। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, और चैनल पे पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना, ताकि जब भी कोई वीडियोस अपलोड होंगे आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और नई वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।